ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। शुरुआत करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। सिलेबस में 2 चैप्टर नाम एक जैसे, कैपिटल स्ट्रक्चर और थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों ही प्रैक्टिकल है। थ्योरी वाला भी प्रैक्टिकल ही, नाम है थ्योरी, अवधारणा है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर क्या कहता है जरा सुनिएगा। एज अ बिजनेसमैन मार्केट में पैसा अरेंज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको, अगर आज की डेट में पैसे चाहिए तो हो सकता है लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, बिकॉज हमारी वर्थ नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन, उसकी एक वर्थ होती है मार्केट में, उसको पैसा देने वालों की कोई कमी नहीं होती। सुबह से शाम तक में 15-20 कॉल आ जाता है, सर फंड्स की आवश्यकता, सर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए क्या, या सर आपको लोन चाहिए क्या। अलग अलग एरिया से, मतलब फंड्स वालों के दिन भर कॉल आता है, पैसा लेने के लिए भी और देने के लिए भी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर कहता है अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो पैसा कहां से लेना है, इसका डिसाइडेशन कैसे करोगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, पैसे चाहिए, ऑप्शन बहुत सारे हैं, कहां से लेना है वो डिसाइड करके देगा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। सिंपल सी बात है ना। इन केस ऑफ नीड ऑफ फंड्स, लाइन चेंज, अगर आपको कोशों की व्यवस्था करनी है तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पैसों की व्यवस्था करने के लिए। टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक का, और यूनिट नंबर लास्ट आएगी जहां तक है, यूनिट 4 है, सॉरी, लिख लेते हैं हम यूनिट 4। जनरली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस चैप्टर से 10 मार्क्स और सामने वाले चैप्टर से 10 मार्क्स का ए और बी करके कॉम्बिनेशन भी आ जाता है ना। इंपॉर्टेंट भाई बात करें तो 4 स्टार आप एटलीस्ट लगा सकते हैं चैप्टर में। जब आपको फंड्स की नीड है, बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, वी हैव टू ऑप्ट, हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है वेयर ईपीएस और एमपीएस इज हाईएस्ट। जहां ईपीएस और एमपीएस कैसी हो, हाईएस्ट हो साहब। सर समझ में नहीं आया, समझते हैं। एक बिजनेस में पैसे अरेंज करने का डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट या ओनर्स। मैनेजमेंट और ओनर में डिफरेंस समझते हैं। मैनेजमेंट जो बिजनेस चलाता है, ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस में पैसा और लगाना है, कौन डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट या ओनर्स। ओनर्स डिसीजन लेंगे, यानी शेयर होल्डर्स डिसीजन लेंगे, मेंबर्स डिसीजन लेंगे, है ना। ओनर शेयर होल्डर मेंबर एक ही बात है ना। तो ओनर शेयर होल्डर मेंबर डिसीजन जब लेते हैं तो वो अपना फायदा देखेंगे, और उनका फायदा कब है, जब शेयर से मिलने वाला अर्निंग पर शेयर या मार्केट प्राइस शेयर बढ़े। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल, कॉमेडी वाले एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहूंगा। एक जनरल मीटिंग बुलाई गई, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग में डिफरेंस आना चाहिए। सेकेंड ईयर पढ़ करके आए हैं तो सर नहीं आता, चले थोड़ा और बैक चल जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। आप जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल के प्रिंसिपल क्या, उस स्कूल के ओनर थे क्या। आप जिस स्कूल में पढ़े हुए हो, उस जनरली ज्यादातर बच्चों के स्कूल्स के प्रिंसिपल सर सैलरीड एम्प्लॉय थे।
प्रिंसिपल खुद क्या थे, सैलरीड एम्प्लॉय थे। ओनर तो एक डायरेक्टर सर थे जो केवल और केवल इंडिपेंडेंस डे को या रिपब्लिक डे को नजर आते थे। डायरेक्टर सर तो कभी कभार, होली दिवाली वो नहीं आते, डेली ऑफ इंस्टीट्यूट। स्कूल के जनरल अफेयर्स को कौन संभालता था, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीटीआई और एग्जामिनेशन इंचार्ज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी पोस्ट थी। और ये सब लोग, वापस रिपीट करूंगा एक मिनट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एग्जाम इंचार्ज, पीटीआई और जितने भी पोस्ट थी, ये सब मिलके कहलाते हैं बच्चों मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडीज। इनका काम बिजनेस चलाना है और ये सारे के सारे क्या है, सैलरीड एम्प्लॉय है, लेकिन ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इनको काम अच्छे से करना आता है। एक है डायरेक्टर सर, सारा पैसा इनका लगा हुआ है। या दो डायरेक्टर कर लेता मैं, चलो दो दोस्त थे, दोनों पार्टनरशिप में स्कूल खोला, ये दोनों डायरेक्टर सर हैं। ये स्कूल के जनरल अफेयर्स में दिमाग नहीं लगाते, सारे काम स्कूल के इनको करने। ये तो केवल होली दिवाली आता है और बिजनेस के बड़े डिसीजन लेने पे दिमाग लगाता है। स्कूल वालों को जरूरत है अपनी एक फ्लोर और बढ़ाने की। पहले 3 मंजिल का स्कूल था, अब 4 माले का करना है, मतलब एक फ्लोर और डालनी है। ये प्रिंसिपल अपनी मर्जी से नहीं डलवा सकते, इन्हें डायरेक्टर से परमिशन और पैसा मांगना पड़ेगा। सेम अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, फंड्स के डिसीजन कौन लेगा, डायरेक्टर। जो बोर्ड मीटिंग होती है वो इनकी होती है और जो जनरल मीटिंग होती है वो डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, जनरल मीटिंग बोलेंगे, और मैनेजमेंट मीटिंग करेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे तो उसे बोर्ड मीटिंग बोलेंगे। एक एनुअल जनरल मीटिंग और होती है, इसी जनरल मीटिंग की सबसे बड़ी एजीएम। एजीएम में कोई डिसीजन नहीं ली जाता, एजीएम केवल होल ईयर की रिपोर्टिंग करी जाती है, यानी पूरे साल भर में हमने क्या किया, आगे का क्या रोड मैप है, उसके ऊपर बात करेंगे। एजीएम एक सबसे बड़ी बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है ना। बाकी रेगुलर वे में मीटिंग्स होती है, यहाँ पर जनरल मीटिंग और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, अपना फायदा देखेंगे। अपना फायदा क्या देखेंगे, जिसमें ईपीएस या एमपीएस सबसे हाईएस्ट हो, उस ऑप्शन से पैसे लिए जाएंगे। सर समझ में नहीं आया, ईपीएस या एमपीएस कैसे हाईएस्ट होगी। एक बिजनेस सेल करता है, कॉस्ट हटाता है, प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट में से जो बचा करके बचता है वो बचता है ईपीएस और एमपीएस। क्या स्ट्रक्चर रहता है अभी बात करेंगे आज की क्लास में। वो ईपीएस या एमपीएस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हुआ क्या, एक जनरल मीटिंग बुलाई गई हमारी कंपनी की, हमारे शेयर होल्डर्स बहुत सारे थे, सबको बुलाया गया। शेयर होल्डर्स के अपने अपने बिजनेस है, कोई स्टील का काम करता है, कोई चमड़े का काम करता है, किसी का कपड़े का काम है, किसी का मार्बल का काम है, किसी का स्टॉक मार्केट का काम है, पर सब इन्वेस्टर्स थे हमारी कंपनी में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे सब। मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स यानी ओनर्स की बात कर रहा हूँ। मीटिंग में बुलाया गया, मान लीजिए आप सब मीटिंग में आ गए, कोई डिसीजन लेना है। मैंने कहा कि अभी तक हमारा बिजनेस राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में चलता था, अब कर्नाटक में भी खोलने का मन है, चले साउथ में। हो सकता है ओपिनियन यस हो सकता है ओपिनियन नो। मुझे ओपिनियन भी चाहिए और मुझे साथ में ओपिनियन के साथ पैसा भी चाहिए, कि कर्नाटक के लिए हाँ तो बोल दिया, पर बिजनेस खोलने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, 300 करोड़ रुपीस। फंड्स कहां से अरेंज करने हैं ये भी आप ही बताएंगे मुझे। अब आपको तो कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस सबके अलग अलग है। तो आपको अभी जिस बिजनेस को मैं चला रहा हूं, मैनेजमेंट आपका, मैं मैनेजमेंट से हूं, है ना। आपको हमारे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको सारी रिपोर्ट तैयार करके दूंगा कि सर ऐसा 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 कर ले तो ये होने की संभावना है, चॉइस आपकी है, पैसा आपका है। अब हुआ क्या जरा सुनना, मैंने एक रिपोर्ट बनाई, पीपीटी समझाई, आपको बहुत सारी कहानियां समझाई, और अब कहा अपने बिजनेस में 300 करोड़ की आवश्यकता है, कर्नाटक में जाने का मन है, बनाओ एक्सपांशन करें या ना करें, ठीक है, और एक्सपांशन करें तो पैसे कहां से आएंगे। आपको कहा वोट देने के लिए, आपके सबके हाथ में रिमोट था, वोट देना था, यस नो फलाना ठिकाना ऑप्शंस थे, है ना। आप सब लोग डिस्कशन करके वोट दे रहे थे। इतने में एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमारा, जिसने मोटी रकम लगा रखी थी, मैंने इतनी बातें समझाई, ये बैठ के सो रहा था आराम से, ये बैठ के सो रहा था, ये उठा और बोलता है मेरे को ईपीएस सबसे ज्यादा चाहिए, जहां से पैसे में ईपीएस सबसे ज्यादा आ रही हो ना, वहीं से पैसा का अरेंजमेंट करना।
अब सब लोग सुनने लगे ईपीएस क्या होती है, इसको क्या चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अपने यहाँ पर, तो इसके तो रेस्पेक्ट करी जाएगी साहब, है ना। तो इसने कहा ईपीएस मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। अब देखते हैं ईपीएस क्या भला है, आइए देख लेते हैं ये ईपीएस क्या भला है। आ जाइए। एक बिजनेस में अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या रहता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन। जो लिख रहे हैं लिखते रहे प्लीज। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो लाभ की प्राप्ति होगी और इस प्रॉफिट को पीबीआईटी बोला जाएगा। पीबीआईटी बोला जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट पहले माइनस होगा, इससे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स हटा दूं, टैक्स की रेट नहीं पता हो तो बाय डिफॉल्ट 50% ली जाती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें से डिविडेंड हटाना है, पहले बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड, पहले क्या बताएं। पहले प्रेफरेंस डिविडेंड हटाना होगा, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचेगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचेगा हमारे पास। प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर इसे डिवाइड बाय कर दूं मैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ये टोटल वर्ड जरूर लिखना काम का है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो हमारे पास आ जाएगी ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर। तो हमारे पास आ जाएगी ईपीएस, ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर। इस वैसे तो देखो डिसीजन ईपीएस से ले लेते हैं, अर्निंग पर शेयर से, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अगर पीई रेशो गिवन हो, प्राइस अर्निंग रेशो, तो उस प्राइस अर्निंग रेशो से मल्टीप्लाई करके हमारी एमपीएस आ जाएगी, डिसीजन एमपीएस से लिया जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। एमपीएस आ जाएगी, डिसीजन एमपीएस से लिया जाएगा। ठीक है, आइए प्लीज ईपीएस और एमपीएस में डिफरेंस समझते हैं। सभी लोग बोर्ड पे प्लीज, एक बार बोर्ड पे। ईपीएस और एमपीएस भला क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस ऊपर आएगी, अर्निंग नीचे आएगी। मान लीजिए प्राइस अर्निंग रेशियो 2 है, तो मैं अगर मेरी अर्निंग को इस प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, प्राइस। प्राइस बोले तो कौन सी प्राइस, मार्केट प्राइस आ जाएगी। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक मार्केट में हम जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो क्या कमाने के लिए करते हैं, डिविडेंड या सट्टा, डिविडेंड या सट्टा, दोनों ही कमाते हैं। वैसे तो डिविडेंड भी कमाते हैं और सट्टा भी कमाते हैं,
पर डिविडेंड की सच्चाई दिखाऊंगा उन बच्चों को जो हमसे नए जुड़े हैं। प्लीज पुराने बच्चों को तो फिर भी पता है। आइए प्लीज एक बार समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। एक आप लोगों की सबसे जानकार कंपनी एमआरएफ लिमिटेड का एग्जाम्पल लेते हैं। साइलेंट प्लीज। शेयर की फेस वैल्यू एट द रेट 10 है, मार्केट प्राइस 1,07,000 रुपए है। अभी 1,07,000 रुपीज का शेयर चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं प्राइस रियल में क्या चल रही है। कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं। नेट स्लो है, नहीं तब तक तो आ जाती। अले रिवर्स ले गया तो। अच्छा, बच्चों ने मोबाइल पे गूगल कर लिया, हमारा यहाँ नेट स्लो आ रहा है। चल ही नहीं रहा। 1,07,000 बच्चे बोल रहे हैं। वापस बैक आ रहा हूं। 1,07,600 अभी आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब कल की रेट की प्राइस है। कल यानी फ्राइडे की प्राइस है, क्योंकि आज मंडे है तो ये प्राइस फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है 1,07,600 बच्चे बोल रहे। जो भी मैं 1,07,000 पे कैलकुलेशन कर लूं, है ना। आओ साहब। तो हुआ क्या, मैंने ये एक शेयर खरीदा साल के शुरू में, पूरे साल होल्ड किया। साल के एंड में कंपनी कहती है, एमआरएफ कंपनी कहती है कि हम अपने शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड देंगे। मैंने जब शेयर खरीदा होगा तो कितने रुपए का खरीदा होगा, 10 का या 1,07,000 का? 1,07,000। तो पहले तो बच्चे यही पे डर जाते, 10 वाला शेयर 1,07,000 में, हमने तो 10 वाला शेयर 11 रुपए 12 रुपए में पड़ा था, 2 रुपए प्रीमियम। पर ये रियलिटी है, एमआरएफ का शेयर इंडिया का सबसे महंगा शेयर है और 1,07,000 रुपीज की प्राइस पे चल रहा है लेप्रॉक्स। अभी सुने, अभी थोड़े दिन पहले इसने 1 लाख का आंकड़ा क्लियर किया था, 2 महीने पहले लगभग, है ना। और पहला शेयर था इसमें 1 लाख रुपए से ऊपर गया है ना। मार्केट प्राइस, सर मार्केट प्राइस इतनी ज्यादा होती है क्या? हाँ है, आपके सामने रियलिटी बता रहा हूं, गूगल खुद कर सकते हो। मैंने खरीदा होगा तो मुझे 10 में मिला होगा या 1,07,000 में मिला होगा? ऑब्वियसली 1,07,000 में मिला होगा। 1,07,000 रुपए लगाया अपन ने, साल भर रखा, कंपनी कह रही 10% डिविडेंड देंगे। मेरे घर पे चेक आएगा 1,07,000 का 10%, 10,700 का, यही चेक आएगा, है ना। मैं साल के एंड में खुश हो रहा हूँ कि 10% रिटर्न मिल गए, बहुत अच्छा रिटर्न होता है 10%। तो फिर बैंक में जमा कराता हूँ तो बैंक वाले 2.5% रिटर्न देते हैं एफडी पर, है ना। और करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं देते, है ना। कुछ खास रिटर्न कहीं से मिलते नहीं, तो ये सही है 10% रिटर्न मिल गया। लेकिन जब मेरे घर चेक आया तो मजे आए। चेक आया 1 रुपए का, 1 रुपए का चेक आया। मैंने कहा ये क्या दे रहे हो? बोले सर 10% डिविडेंड। मैंने कहा मार्केट प्राइस 1,07,000 का 10%, 1 रुपया। बोले नहीं सर, डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे मिलता है। डिविडेंड किस पे मिलता है हमेशा? फेस वैल्यू, यानी 10 रुपीज का 10% डिविडेंड आएगा 1 रुपया। क्या ये 1 रुपया कमाने के लिए मैंने साल भर 1,07,000 रुपए वहां लगा के रखे थे? डिविडेंड तो एक ही मिलेगा, तो श्योर है। डिविडेंड किस पे मिलता है हमेशा? फेस वैल्यू में मिलता है, ये तो श्योर है डिविडेंड 1 रुपये मिलेगा। लेकिन क्या मैंने 1,07,000 रुपए में साल में लगा के 1 रुपया कमाना चाहूंगा? यस नो? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका इंटरेस्ट डिविडेंड में नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट किस में है?
आपका इंटरेस्ट इस मार्केट प्राइस में 1,07,000 रुपए लगाए आज, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना भर 2 महीना बाद इस शेयर 1,10,000 हो जाएगा। 3,000 रुपए कुछ दिनों में कमा के निकल जाएंगे। सर अगर शेयर 1,02,000 रुपए हो गया तो 5,000 गवा के निकल जाएंगे। यानी यही तो है सट्टा, शॉर्ट टर्म में या तो बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस। और वो बड़ा प्रॉफिट और लॉस हमारे हाथ में है क्या? नहीं नहीं नहीं, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट की स्टडी कर लेंगे, अच्छे नहीं कर पाए। स्टडी तो स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बियॉन्ड सॉरी विद इन कंट्रोल रखना नामुमकिन है। हाँ सर, फिर स्टॉक मार्केट की पढ़ाई किस बात के लिए होती है? इस पहले दिन जब मैं स्टॉक मार्केट की मैं क्लास लेता हूं तो एक लाइन बोलता हूं, स्टॉक मार्केट एक कढ़ाई है, कढ़ाई जिसके अंदर सोना पिघल रहा है, उबल रहा है बहुत तेज, सोने को उबाल रहे हैं, गोल्ड उबल रहा है। आपको जाना है और अपनी कुशलता से, आपके एक्सपर्टाइज से, चिमटी से एक छोटा सा कोना उठा करके बने आना है। और इतना तेज टेम्परेचर है कि चिमटी भी पिघलेगी। अरे जब गोल्ड पिघल रहा है तो चिमटी क्यों नहीं पिघलेगी? तो फिर चिमटी वापस आ जाएगी। और हाथ डाला तो हाथ गया। तो आपको अपने एक्सपर्टाइज से थोड़ा सा लेके आ जाना है, लालच करा तो खुद भी चले जाओगे उस कढ़ाई में, है ना। सोना गोल्ड है, निकाल के ला सकते हो तो ले आओ अपने एक्सपर्टाइज से, है ना। तो वो स्टडी जो होती है वो एक्सपर्टाइज की होती है कि आप अपने एक्सपर्टाइज से कैसे निकाल के लाते हो, और पेशेंस रख के कम कमा करके, संतोषजनक कमा करके रुक जाओ। अगर ज्यादा लालच किया तो खत्म। तो इंटरेस्ट आपका मार्केट प्राइस में है, सट्टा खेलने में है। हम शॉर्ट रन टाइम में 1,07,000 किया तो 1,10 बना देंगे, 1,2 बना देंगे, पर पूरा साल भर रुक के 1 रुपया कमाने में मुझे कोई इंटरेस्ट। जो साल भर रुक के 1 रुपया कमा रहा हूं वो मेरी अर्निंग पर शेयर है 1 रुपया। लेकिन साल के एंड में मार्केट प्राइस अगर मेरी 1,10,000 हो जाती है तो 3,000 रुपए मैंने कुछ ही दिनों में कमा लिए। तो मेरा इंटरेस्ट अर्निंग में या मार्केट प्राइस में? मार्केट प्राइस में मेरा फाइनल इंटरेस्ट रहना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, वो स्टेटमेंट बना लिया था आपने ऊपर वाला, ठीक है। पूरी कहानी समझने के लिए इलस्ट्रेशन 3 बुक्स प्लीज। बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, आज क्लास में बुक नहीं है, मैं बुक मेरी बुक से पढ़ा दूंगा, कोई इश्यू नहीं। बुक कोई इश्यू नहीं। आज मैंने साइलेंट प्लीज, साइलेंट और शांत। क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाएगा, टेंशन नॉट। जय भारत लिमिटेड, क्वेश्चन लिखना शुरू करें प्लीज। हम हैं गरिमा पब्लिकेशन MR अग्रवाल बुक पर जय भारत लिमिटेड, जिन्हें नहीं पढ़ा वो बाहर जा सकते हैं प्लीज। इक्विटी शेयर्स है इनके पास 100 रुपीज ईच वाले, amounted to rupees 3,20,000. %7 प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट 100 रुपीज वाले 2 लाख रुपए के। 6% डिवेंचर्स है also 2 lakh rupees, reserves rupees 80,000। इस सारे का टोटल करता हूं तो आता है रुपए 8 लाख।
हमारी फर्म 10% कमा रही है तो 8 लाख पे कितना कमा रही होगी बताओ? 80,000 रुपए। यानी हमने 8 लाख रुपए बिजनेस में यहां से अरेंज करके लगाया और उस पर 10% 80,000 रुपए हर साल ऐड कर रहे हैं। ठीक है साहब। कंपनी को रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपए की। टैक्स की रेट 50%। एक मिनट, टैक्स की रेट साइड हटा दो, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। 2 लाख रुपए अरेंज करने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला 1600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 + 25, 8% प्रेफरेंस शेयर्स और 7% डिबेंचर्स। पेन चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्लीज। करें फोकस। देखिए हमारे पास 8 लाख रुपए है, 80,000 रुपए हम कमा रहे हैं, 2 लाख और आ जाएंगे तो 8 और 2 10 लाख, फिर 10% कमाएंगे 1 लाख रुपए साल। अभी 80,000 कमाते हैं, बाद में 1 लाख रुपए साल कमाएंगे। 2 लाख रुपए कहां से लाए ये क्वेश्चन है। चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से करी थी कि पैसा के बहुत सारे सोर्सेज होंगे, कहां से पैसा अरेंज करें हमें सोचना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले समरी को मैं साइड में रख देता हूं और एक समरी बनाने, एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। लिखना मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अब बाद में लिखेंगे। ऊपर ही ऊपर मैंने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, ये मेरा हेडर है। यस, मैं इसके पार्टीशन कर देता हूं। हाँ जी, कितने ऑप्शन है पैसा अरेंज करने के हमारे पास? 3 ऑप्शन है। मैंने कॉलम बनाए 4। बोर्ड पे फोकस करेंगे प्लीज। ये मेरी करंट सिचुएशन है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन, ये मेरा सेकंड ऑप्शन और ये मेरा थर्ड ऑप्शन। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। बात किस मुद्दा क्या है? 2 लाख रुपए कहां से लाए, है ना। शुरुआत हमेशा EBIT से होगी। शुरुआत EBIT से। बोर्ड पे जब 8 लाख रुपए कैपिटल थी तो उस पे 10% कमा रहे थे रुपए 80,000। जब इनमें नीचे आ जाएंगे 10 लाख कैपिटल कर देंगे तो ऑप्शन 3 और आ जाएंगे हमारे पास। तो इन 3 ऑप्शन में जाते ही कैपिटल 8 लाख रहेगी या 10 लाख हो जाएगी? 10 लाख पर 10% कमाएंगे रुपए 1 लाख। ऑप्शन कोई सा भी लो, अर्निंग आपकी 1 लाख हो जानी है। तो ये सीन बताऊं कैसा है? ये सीन ऐसा है कि हम पहले इस बॉक्स में थे और इस बॉक्स से अब नीचे एंट्री मार रहे हैं और 3 ऑप्शन है। माइनस EBIT में से क्या हटाऊं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 है, एक ओल्ड और एक न्यू। जब कैपिटल 8 लाख थी तो ब्याज लग रहा होगा क्या? हाँ लग रहा होगा, समझाता हूं। जब कैपिटल 8 लाख थी तो इंटरेस्ट लग रहा होगा। इंटरेस्ट लगता है डिवेंचर और लोन दोनों में। डिवेंचर और दोनों, डिवेंचर लोन है क्या 8 लाख की कैपिटल में? 2 लाख का 6%। अब ध्यान सुनेंगे 1 मिनट। 2 लाख का 6% रुपए 12,000 पुरानी सिचुएशन में भी लग रहा था और नए में चले जाएंगे तो पुराना तो चालू है ना। 1 मिनट, जब मैंने 2 लाख का लोन और ले लिया तो 8 लाख वाला चुका दिया, चालू है?
चालू है, तो 8 लाख वाला तो ब्याज लगता ही होगा। तो ये पुराना ब्याज तो पहले भी लगता था, अब भी 2 लाख का 6% रुपए 12,000 पहले भी लगता था। तीनों में से किसी भी ऑप्शन में चले जाओ तो भी लगेगा। एक इंटरेस्ट और है न्यू, नया वाला, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। किसमें लगेगा? डिबेंचर और लोन में लगता है इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 7%। किस अमाउंट पर? नए वाले 2 लाख पर। नए वाले 2 लाख पे 7% और लगेगा। कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में रुपए 14,000। ये समझ में आया क्या भाई? पुरानी कैपिटल थी 2 लाख पे 6% लग रहा था, नई कैपिटल में आई तो 2 लाख पे 6% तो ही है, 2 लाख पे 7% और आ गया। दो डिबेंचर हो गए, पुराने भी और नए भी। ठीक है, लाइन खींच ली। अर्निंग बिफोर टैक्स 68,000, 88,000, अगेन 88,000, 76 या 4, 74,000 माइनस टैक्स की रेट एट द रेट 50%, 34, 44, 44 और 37। अर्निंग आफ्टर टैक्स 34। एनी ऑब्जेक्शन हो तो बोलना मत। 37 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, फिर ओल्ड और न्यू करेंगे, फिर ओल्ड और न्यू करेंगे। बच्चों ओल्ड ऊपर देखिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ओल्ड कैपिटल में 2 लाख का 7% आ गया। ओल्ड में 2 लाख का 7%, ये तो सब में चलेगा, चाहे पुराने कैपिटल हो चाहे नए में चले जाओगे तो भी चलेगा, है ना। 2 लाख का 7% रुपए 14,000। अगर नए में जाएंगे तो 2 लाख रुपए फिर अरेंज करें नए वाले अपन ने, और उसमें प्रेफरेंस शेयर कहां है अभी? सेकंड ऑप्शन में 8%, सेकंड ऑप्शन में 8% रुपए 16,000। ये समझ में आया क्या? प्रॉफिट किसके लिए बचेगा अब? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 20,000 और बोलो 30,000 और 14,000 और 23,000। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें एक बार सभी लोग बोर्ड पे, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। 3,20,000 रुपए की कैपिटल थी, 100 रुपए के शेयर्स थे, तो पुराने शेयर्स कितने हुए? 3200। पुराने शेयर 3200 एग्री? ठीक है, मैं 3200 से डिवाइड करता हूं पुराने वालों में। तो मैंने डिवाइड किया 3200 डिवाइड बाय 3200 और डिवाइड बाय 3200, लेकिन इस फर्स्ट ऑप्शन में नहीं किया। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन में नए शेयर्स कितने हैं? तो पुराने और नए मिलकर के कितने हो गए? 4800। ये समझ में आता है क्या? 3200 शेयर पुरानी कैपिटल के थे, 1600 नए आ गए, 3200 और 1600 4800। बस 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 आ गया, एंड आ गया। इससे ईपीएस आ जाएगी हमारी, अर्निंग पर शेयर, बोली साहब 6.25, 6.25, 4.375,
7.18 अप्रोक्स। हाँ जी, बोर्ड पे एक बार। यहाँ पे आपको कमेंट्स लिखने होंगे, लेकिन कमेंट लिखते हुए ध्यान रखेंगे, पहले कंपैरिजन करेंगे, पर कंपैरिजन में फर्स्ट वाले कॉलम को कंसीडर नहीं करेंगे, ये हाथी के दांत है, यानी डिसीजन मेकिंग में इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। लड़ाई उन तीन की चलेगी, ये तो कच्ची कौड़ी है साहब, इसे इग्नोर करना है, ये केवल हाथी के दांत है। लड़ाई उन तीन की, उन तीन में हाईएस्ट बताना है, इन तीन में हाईएस्ट 7.18। तो आपको कमेंट लिखना पड़ेगा कि हम 2 लाख रुपए के कोषों की व्यवस्था, वी विल अरेंज ₹2 lakh फ्रॉम 7% डिबेंचर बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर। अभी यहां पर पी रेशियो नहीं है क्वेश्चन में, कल की क्लास में आएगा। पी रेशियो आते ही एमपीएस से डिसीजन लिया जाएगा। इस पूरे को हमें क्लिक करना होगा, मैं पूरी को एक सिंगल स्क्रीन पर लेकर के आ जाता हूं। ये लीजिए, जो लोग नोट करना चाहे नोट करें, क्लिक करना चाहे क्लिक करें। क्लिक करना बेटा। बुक की आवश्यकता पड़ेगी, कल बुक लेकर आ जाइएगा प्लीज।